नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी। डॉक्टर स्वामी, आपका स्वागत। नमस्ते। गुलाबी शहर में भी आपका स्वागत। और इसके साथ साथ सर बहुत सारे प्रश्न हैं, खास करके आपने अभी जो जगह जगह बहुत सारे केसेस लगा रखे हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न है जो लेटेस्ट चल रहा है सर, उसके ऊपर सुनंदा पुष्कर केस में PIL फाइल करने की आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए हुई थी कि पहले तो हत्या हुई थी, उसको दिल्ली पुलिस एक प्राकृतिक देहांत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उस पर दबाव डालने प्रयास की। अच्छा हुआ कि देश के लिए कि वो जो प्रोफेसर हैं वहाँ सुधीर गुप्ता वो झुके नहीं और उन्होंने सही रिपोर्ट दी। फिर कुछ कार्रवाई नहीं की। आखिर में बाद में हमारी सरकार आई तो हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सारे एविडेंस को छानबीन किया और फिर उसके बाद पुलिस ने खुद पुलिस कमिश्नर भी बदल गए थे तो उन्होंने FIR रजिस्टर किया। उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस बीच में शशि थरूर गाने और संगीत और प्रशंसा करने लगे। उस पर संगीत में प्रधानमंत्री की वो पार्टी में आने चाहते थे। मतलब इन चीजों से फर्क पड़ता तो है? इससे नहीं, वो माहौल था कि ये सब मामला ख़त्म है। वास्तविकता है कि एक महिला एक 7 सितारा होटल में उसकी जान चली जाती है और कोई जांच ही नहीं होती है। बहुत गहरे इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर स्वामी आप, ना ही सिर्फ कांग्रेस सरकार के खिलाफ एवं शशि थरूर जी के खिलाफ, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और पूरे प्रशासन पर भी। मतलब ये है कि अगर आज हमारे किसी को न्याय चाहिए तो सरकार कुछ नहीं करेगी। मैं माफी चाहूंगी क्योंकि भाजपा सरकार ने भी कुछ नहीं करा है, यहाँ तक कि आपको एज अ प्राइवेट सिटीजन PIL फाइल करनी पड़ी है। सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। नहीं, सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी तो लोग उसमें भी हल्ला करते हैं कि जानबूझकर कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं। FBI रिपोर्ट देती है, कहते कांग्रेस ने किया, कहती है कि बीजेपी ने किया। तो इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छा है कि सरकार सिर्फ ये देखें कि कोई गलत काम ना हो और इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो मतलब सुब्रमण्यन स्वामी द वन मैन आर्मी जो भाजपा का काम कर रही है कोर्ट में जाके। मैं वन मैन होता तो ये सारा नहीं कर सकता। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा टीम खड़ी है जो खुद। क्या यही कारण है सर कि आपको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया ताकि आप बाहर लेके लड़ाइयां लड़ सकें? मैं नहीं जानता मोदी के दिमाग में क्या है। मैंने ना मांगा ना उन्होंने दिया और मेरा काम जारी है। राम जन्मभूमि पर अभी आपका एक रिसेंट ट्वीट आया जिसमें आपने कहा कि भगवान कृष्ण के शब्दों को दोहराते हुए कि आप ये 3 मंदिर दे दीजिए और 29,000 कुछ 40,000 अप्रोक्सीमेटली मस्जिद की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। किस तरफ इशारा है? मैं तो उस संधि की बात कर रहा था जो प्रयास की कृष्ण भगवान ने कि जब दोनों सेना खड़े हो गए मैदान में आमने सामने, तब उन्होंने जाकर एक और प्रयास किया। दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दो एक पांडव के लिए और तुम राजधानी रख लो। उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ कि आज ये बात तो सिद्ध है कि 40,000 मंदिरों को ज़बरदस्ती तोड़ा गया, एक क्रूर तरीके से तोड़ा गया और हम हिंदुओं को अपमान करने के लिए तोड़ा गया। अब हम सब भूलने चाहते हैं। अब सिर्फ ये 3 मंदिर जो हैं, मथुरा के कृष्णा और अयोध्या के राम और काशी विश्वनाथ के वाराणसी में जो मंदिर हैं, इन तीनों को छोड़ दो और मस्जिद दूसरी जगह बना लो। ये मैं नहीं कहता हूँ मस्जिद नहीं होना चाहिए, बट दूसरे जगह में बना लो। स्वामी, कुछ एक प्रश्न उठते हैं जो आज अभी आपने कहा। इससे पहला प्रश्न ये उठता है कि आपने कहा जब 2 तरफ सेनाएं खड़ी थी और युद्ध की स्थिति थी, आप किसी भी तरह ये इशारा कर रहे हैं कि भारत में आज ऐसी स्थिति है? अच्छा, इस विषय पर तो निश्चित तौर पर गैर समझ दोनों तरफ है और वो कभी भी विस्फोटक हो सकती है। पर हम ये माने कि डॉक्टर स्वामी गैर समझ में नहीं आते। नहीं, इसमें मैं तो बिल्कुल पूरा स्पष्ट समझता हूँ। मैं मंदिर की इतिहास जानता हूँ, मैं मस्जिद क्या है ये भी जानता हूँ, कानून क्या है। डॉक्टर स्वामी, इतने साल इंतजार क्यों करा? जब कांग्रेस की सरकार होती है तब ये मुद्दे क्यों नहीं उठते? ये मुद्दे भाजपा सरकार के समय ही क्यों उठते हैं? हिंदुत्व का मुद्दा क्या आज भी सिर्फ भाजपा का है और डेवलपमेंट केवल एक चेहरा था चुनाव जीतकर सामने आने के लिए?
यदि सवाल है कि मैंने अभी क्यों उठाया, जी। पहले क्यों नहीं, मैंने पहले राम सेतु उठाया था। इस काम को करने के बाद लेकिन सर आप कहते हैं राजीव गांधी जी सपोर्ट करते थे, तब क्यों नहीं राजीव उठाया? गांधी, हाँ वो तो सपोर्ट करते थे, मैं वो लेकिन वो उनकी सपोर्ट होने के बावजूद उनकी पार्टी विरोध में थी, तो आस्ते आस्ते कर रहे थे। उन्होंने ताला खोला, उन्हीं ने खोला। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? राजीव गांधी के आदेश पर खोला। इसी प्रकार से उन्होंने शिलान्यास करने दिया वीएचपी को। राम की जो कथा है, रामायण, उसको उन्होंने दूरदर्शन में दिखाया, जिससे एक बड़ी चेतना जगी। और आखिर में उन्होंने भाषण जो चुनाव में दिया था, उन्होंने 1989 में उन्होंने कहा था कि राम राज्य एक लक्ष्य है हमारा। भाजपा सरकार भी शायद ये रियलाइज कर रही है, और मोदी जी भी, कि जब ऑपोजिशन में होते हैं तो जी बड़ा आसान होता है कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट चिल्लाते रहो, ये नहीं कर रही कांग्रेस सरकार, वो नहीं कर रही है। लेकिन जब खुद कुर्सी पे बैठते हैं तो रियलाइज करते हैं कि सरकारों के हाथ कितने बंधे हुए हैं। क्या आप सेटिस्फाइड हैं पाकिस्तान को जिस तरह से मोदी सरकार डील कर रही है? मोदी के दिमाग में एक निश्चित तौर पर एक कूटनीति है और एक रणनीति भी है, और उनके लिए छूट मिलनी चाहिए कि वो अब करें। हम इसमें ये ऐसा करो वैसा करो, माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए। वो आखिर में प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न आपसे और भी हैं, लेकिन एक जो प्रश्न आपके सपोर्टर्स के दिमाग में है, और कई लोग ये हमें बोलते हैं कि ये पूछिएगा डॉक्टर स्वामी से, कि उनको कहीं ना कहीं ये चीज एक पिंच करती है कि आप आसाराम जी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और उनके लिए आप केस क्यों लड़ते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर स्वामी से कि आखिर क्या कारण है कि वो आसाराम जी को उनका केस लड़ रहे हैं आप, जबकि बेल नहीं मिली। अभी तक तो बेल नहीं मिली, सही बात है। और मैंने अनेक धर्मगुरु जिनको साजिश से जेल में डाला गया, उनको बाहर निकालने के लिए मैंने प्रयास किया। शंकराचार्य कांची के, मतलब आप एक बेसिक प्रेमाइस पे चल रहे हैं कि वो इनोसेंट है। हाँ वो तो बिल्कुल, उसके जो एफआईआर है उसमें तो कुछ है ही नहीं। और सिर्फ एक नाबालिगा लड़की के कहने पर, वो भी वो नहीं कहती है रेप हुआ। अब सब लोग डंडोरा पीट के कहते हैं रेप का चार्ज है। एफआईआर में तो कोई रेप का चार्ज नहीं है। मेडिकल एग्जाम के अनुसार उनके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं है। वो कहते हैं उन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाया। दो ही लोग थे, कोई सबूत नहीं है। और वो उन्होंने उनको बुलाया सबूत तो नहीं। सर दूसरी तरफ से भी नहीं है ना, आसाराम जी की इनोसेंस का भी नहीं है ना। वो तो मैं ट्रायल में प्रूव कर दूंगा कि है। अभी तो मैं सिर्फ बेल के लिए लड़ रहा हूँ। और उन्होंने उनको, लड़की को बुलाया नहीं। माँ बाप उनको लेकर आए, माँ बाहर बैठी थी, क्या कर रही थी? यानी वो लड़की कहती है मैंने चिल्लाया, किसी ने सुना नहीं, माँ भी नहीं सुनी। तो ये सारी जो फिर कहते हैं सारे विटनेसेस को गोली से मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मटेरियल विटनेसेस को आइडेंटिफाई किया, 6 का 6 हो गया, बयान हो गया, 6 जिंदा है। तो यह आपकी मीडिया ने किसी से कोई जैसे ऐसे कोई ठेका लिया है, वैसे आपने इसकी केस के लिए प्रचार किया। आप ये मानते हैं कि भाई गिल्टी हैं या इनोसेंट हैं, वो चीज कोर्ट में प्रूव होनी चाहिए, मीडिया में नहीं, ये मानो? मैं मानता हूँ। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हक की सर, एक और हक के ऊपर जिसके ऊपर अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि आप, बिकॉज यू आर एन एकेडमिशियन, यू आर अ साइंटिस्ट बाय थॉट प्रोसेस, एलजीबीटी राइट्स, तो उनको आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्यों हक नहीं है हर किसी को कि अपनी जिंदगी, मैं लीगल सपोर्ट की बात कर रही हूँ, मैं इमोशनल या अदरवाइज सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, एक लीगली उनको ये क्यों नहीं एक हक मिले टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी? ये प्रकृति के विरुद्ध है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनको जो इकोनॉमिक स्फीयर में जो भी सबको मिलता है उनको मिलना चाहिए, परंतु उसको डंडोरा पीट कर उसके लिए गे बार शुरू करें और लेस्बियन बार शुरू करें और प्रचारित करें कि दोनों को शादी हुआ, ये मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, संस्कृति के विरुद्ध है। हमारे बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं सर कि नेशनल हेराल्ड केस पर प्रश्न मैं कब करूंगी। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री ही रह जाएगी कि मैं गांधी परिवार को कोर्ट में लाके हाजिर हों, यहीं तक सीमित रहेगी? क्योंकि साइकोलॉजिकल विक्ट्री है, डेफिनेटली है डॉक्टर स्वामी। देखिए, जब मैंने शुरू किया, आप जाकर आपने पुराना टीवी के टेप्स देखिए, लोगों ने कहा ये ऐसे ही लगा देता, कुछ होता नहीं है इनका। ये कोई कहता है कि वो इतने बड़े लोग हैं, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया भर की ऐसी बातें। तो आज ये कह रहे हैं कि आपको साइकोलॉजिकल विक्ट्री है।
सबूत 2 बार सिद्ध हो गए हैं। एक, जब मैजिस्ट्रेट ने कहा हाँ इसमें प्राइमा फेसी केस है, और इन्होंने जाकर हाई कोर्ट में अपील किया कि इसमें कोई प्राइमा फेसी केस नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी केस भी है और क्रिमिनलिटी भी दिखती है यहाँ तक। अब वो सुप्रीम कोर्ट को जाने के लिए इनको हिम्मत नहीं। और जो अभी हाईकोर्ट ने आपको रिसेंटली अलाउ किया है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स मिनिस्ट्री से डॉक्यूमेंट्स बुला सकते हैं, वो आपके केस को कितना स्ट्रेंथन करेगा? नहीं, वो अब मुझे प्रूव नहीं करना होगा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और सारा जो है, और अभी तक तो मैंने सिर्फ आईपीसी के अंतर्गत इस केस को चलाई। अब इसके और आयाम हैं, इनकम टैक्स का आयाम है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का आयाम है, फिर इन्होंने गवर्नमेंट से सस्ते दाम पर ज़मीन ली, जिससे उन्होंने जिसके लिए पत्रकार यानी पत्रिका छापने के लिए, और फिर जाकर मॉल में उनको उस ज़मीन को बेच दी। बम्बई में लग्जरी अपार्टमेंट्स बना दी। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स पेश करनी है। आप कब तक देखते हैं, क्योंकि जैसे राम जन्मभूमि के लिए तो आपने मोदी जी को पत्र लिखा है कि भाई डे टू डे बाय डे बेसिस के ऊपर हियरिंग हो। नेशनल हेराल्ड आपको क्या लगता है सर, ये केस का, या माफी चाहूंगी, भाजपा सरकार चाहेगी कि भाई चलता रहे और 2017-18 में जाकर हम इसको पीक पर लाएं? जो भाजपा सरकार चाहती है वही मैं भी सुन लूँगा। मैं समझता हूँ न्याय करना है तो मैं कहाँ रुकता हूँ। मैंने वो कीर्ति आजाद वाले एपिसोड में हमने देख लिया शायद। देखिए, मैंने कहा कि ये पार्टी का मामला नहीं है, डीडीसीए, तो इसीलिए इनको निकाल नहीं सकते हो, और मैं उसका रिप्लाई इसको तैयार करूँगा। अब उन्होंने जो कारण बराबर नोटिस भेजा उसमें डीडीसीए का जिक्र ही नहीं है, तो ये मेरी बात मान ली। अब उन्होंने इस बयान किया, वो बयान किया, उसके लिए निकालना चाहिए या नहीं, ये बाकी रह गया। नेशनल हेराल्ड केस से वापस आते हैं सर, जो मेरा प्रश्न था, कब तक आप ये सोचते हैं विद ऑल योर एक्सपीरियंस कि वी कैन एक्सपेक्ट अ जजमेंट या कुछ? अब तो देखिए, कोई विटनेसेस का सवाल नहीं है। ज़्यादातर ट्रायल की डिले होती है क्योंकि विटनेसेस आते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन। अब तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और विधिवत तर्क, ये दोनों के आधार पर है। मैं समझता हूँ कि अगस्त सितंबर तक हो जाना चाहिए इस साल के। हाँ, ये एडजर्नमेंट मानने की कोशिश करेंगे, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जाना है, कोई विदेश जाना है, इस प्रकार के कह सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि जो मैंने रुख देखा कोर्ट का, कि वो ऐसे आसानी से एडजर्नमेंट देने वाले नहीं है। सर अभी देखिए, आपने जितने सारे केसेस डाले हैं ना, उस पर तो मेरे बहुत सारे प्रश्न हो गए, लेकिन इस चीज को देखते हुए कि आप पेशे से एक वकील नहीं है जी, एंड यू आर एन इकोनॉमिस्ट, तो जी अगले प्रश्न मेरा रहेंगे इकोनॉमिक रिवाइवल पर, भाजपा के वादों पर, जो कि आज मेरे ख्याल से मैं जनता के लिए बोलती हूं कि हमें लग रहा है कि जिन इकोनॉमिक रिवाइवल के वादों पर हमने मोदी जी को वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं राह भूल चुके हैं जी। Where is the economic revival? We will ask the economist Dr. Swami sir. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बहुत भाषण सुने थे जी हमने महंगाई के ऊपर, अभी भी बहुत भाषण सुन रहे हैं, बस ये बोलने वाले बदल गए हैं। पहले मोदी जी बोला करते थे कि महंगाई बहुत है, और अब कांग्रेस बोलती है पैसा हमारा है जी, महंगाई की मार हम पे, आम आदमी पे पड़ती है। सर कहाँ है वो इकोनॉमिक रिवाइवल? और प्लीज ये मत, वो भाजपा वाले जवाब मत दीजिएगा कि जी हमारे को ये चीज मिली थी, उसमें हम लोगों को इतना समय लगेगा इसको ठीक करने में, 5 साल निकल जाएंगे। सर ठीक नहीं कर पाएंगे ये? अब 5 साल निकल जाएगा मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि भविष्य में आज के लिए बोलिए सर, आर यू हैप्पी विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री और इकोनॉमिक रिवाइवल सो कॉल्ड? नो, मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि काला धन वापस लाना है तो ये 6 कदम अपनाना चाहिए। एक भी नहीं उठाया होगा अभी तक? वो तो फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, उसने उसको दबा के रखा है, और जिस रास्ते से वो कर रहे हैं कभी नहीं आएगा वापस, नंबर 1। नंबर 2, रिजर्व बैंक गवर्नर को अमेरिका वापस भेज दीजिए, वो इस भारतीय हित में काम नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से उसने, आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई का गवर्नर भारतीय हित में कार्य नहीं कर रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ, और कह रहा हूँ कि जो इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो प्रक्रिया से हमारे देश के प्राइवेट कंपनीज की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई है, ये जानबूझकर किया इन्होंने, जब इनको पता है कि इससे इन्वेस्टमेंट फैमिन होगी, सब ठप हो जाएंगे। सर देखिए, कुछ एक जो चीज़ें थी, चलिए बहुत सारी बातें तो भाजपा सरकार ये कह देती है भाई हम फलाना बिल नहीं ला पाए,
राज्यसभा में नहीं पास हुआ, वो ये वाला बिल नहीं ला पाए, राज्यसभा में नहीं पास हुआ। जी। लेकिन जो एक टैक्सेशन के ऊपर भाजपा ने बड़े क्लियर कट सर वादे किए थे, वो पहले ही बजट में क्यों नहीं? मतलब क्या, किस चीज, क्या कमी रह गई, किस चीज की जरूरत थी? बजट के लिए तो सर आपको राज्यसभा में और अपनी मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, बजट तो पास कर सकते हैं। नहीं, बजट लोकसभा पास कर सकती है। तो फिर भी हम लोग एक जिसको कहा जाता है कि भाई कांग्रेस की पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हुए बजट पेश किया भाजपा ने। अब देखिए, आप यहाँ सवाल पूछ रहे हैं या हमारे प्रोसिक्यूटर हैं? नहीं सर, प्रोसिक्यूटर हम बिल्कुल नहीं है, लेकिन सर एक इकोनॉमिक वादों के ऊपर नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे सर एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट, मैं कह रहा वन हूँ, ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स भाजपा के साथ हैं, ठीक है, तो सुनवाई तो होनी चाहिए। मैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी में कहीं नहीं हूँ। चलिए आप ये मुझे बताइए, अगर आज आप इकोनॉमिक पॉलिसी में होते, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते, तो क्या 2-3 कदम लेते जिससे कि पहला, द डॉलर इज ₹67। पहला कदम जी, इनकम टैक्स अबॉलिशन। ओके। दूसरा कदम 2788 एक्साइज टैक्स पर जो कमोडिटीज हैं, एक्साइज से लगती हुई कमोडिटीज है, उसमें पहला 21 में से 90% रेवेन्यू मिल जाती है, तो सिर्फ 21 में लगना चाहिए, और वो भी एक रेट लगना चाहिए। ये कि इसमें ये फाइबर, इसके ये क्वालिटी, उसमें नहीं, जैसे ये कमोडिटी है तो इसको ये सिंप्लीफाई। हाँ, तो पहले एक उत्साह पैदा करनी चाहिए पब्लिक में कि हमारे लिए कुछ हो रहा है, और दिखना चाहिए। माने इनकम टैक्स अबॉलिश करेंगे तो आपको तो तुरंत दिख जाएगा। बिल्कुल सही बात। हाँ। तीसरा है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, इसकी जो उत्पादन है वो दुनिया के सबसे सस्ता है, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए निर्यात के लिए, और WTO में लड़ना चाहिए इसके लिए, क्योंकि कई देशों ने ऐसा टैरिफ्स लगाई है जो हमें भाषण देते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में प्राइसेस को टैरिफ्स को कम करिए, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, तो लड़ना चाहिए। चौथा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ जो टेक्नोलॉजी के साथ आती है उसी को अलाउ करना चाहिए, वॉलमार्ट जैसी चीज़ को नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के देश के व्यापारी सब खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि उनको ब्याज लेना पड़ता है मार्केट बैंक से 12%, 18% से। बिल्कुल सही। लेकिन अमेरिका का कंपनी जब ब्याज लेती है उनके बैंक से, वो सिर्फ 2% देते हैं, तो ये कहाँ फेयर कंपटीशन? तो हम लोग कम क्यों नहीं दे सकते सर? मतलब देना, रिजर्व बैंक गवर्नर होगा तो 24% तक चले जाएगा, वो तो समझता है कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए मुझे इंटरेस्ट रेट रेज करना है। सर आपने जो कुछ बताई, अगर अक्सर जब बात होती है टैक्स कम करने की, भाई इनकम टैक्स जैसे आप कह रहे हैं हटा दें, इनकम टैक्स अगर हटा देते हैं तो सबसे पहले ये सुनने को आता है कि भैया फिर देश कैसे चलेगा, पैसा तो सरकार को वहां से आता है। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने उस समय कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को आप ऑक्शन नीलाम करोगे तो जितना आपका इनकम टैक्स रेवेन्यू उससे ज़्यादा मिलेगा। पहले साल मिल गया है, दूसरे साल मिलेगा, अब 3G में मिलेगा, 4G में मिलेगा। कोयले की जो आवंटन है उसका नीलाम करोगे तो आपको 11 लाख करोड़ मिलेगा, माने 6.5 टाइम्स जो हमारा इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स रेवेन्यू है। 120 लाख करोड़ रुपए विदेशों में है, उसको आप ला सकते हो, ला सकते हैं, लाओगे तो आपको 60 गुना ज्यादा इनकम टैक्स का मिलेगा। रिसोर्सेज कम है, आप सिर्फ ये इनकम टैक्स लेकर के लोगों को सता रहे हैं, दैट्स ऑल। आपने काफी समय से प्रश्न उठा रहे हैं राहुल गांधी, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट पार्टी जो है, उनकी सिटीजनशिप को लेकर ये एक बहुत मूल आपने एक प्रश्न उठा दिया है। राहुल गांधी ने खुद अपने दस्तखत से जी, कंपनी सेक्रेटरी होने के नाते उस कंपनी का विदेश में उन्होंने बैकऑप्स कमेटी कंपनी का उन्होंने हर साल एनुअल रिटर्न्स फाइल की थी जी, 6-7 साल। उसमें लिखा है कि एक को छोड़कर, और वो भी हाथ से कटवा के, कि वो ब्रिटिश सिटीजन है। तो ये पब्लिक डोमेन में है ये पेपर्स? हाँ, ये तो उनका वेबसाइट से डाउनलोड किया। बहुत सारे केसेस हैं सर इस साल में आपके सामने, प्रायोरिटी क्या रहेगी? राम जन्मभूमि, नेशनल हेराल्ड या सुनंदा पुष्कर? ये सब तीनों त्रिशूल है। सर ETV परिवार की ओर से आपको नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
तो आज हमारे सामने थे डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।